स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, कहा जाता है कि वास्को डी गामा और क्रिस्टोफर कोलंबस ऐसे दो नाम हैं जिनके सी वॉयजेस में हमारी दुनिया को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। एक तरफ कोलंबस की खोज अमेरिका जैसी महाशक्ति के जन्म का कारण बनी, तो वहीं दूसरी तरफ वास्को डी गामा ने यूरोपियन देशों को सोने की चिड़िया कहे जाने वाले हिंदुस्तान का रास्ता दिखाया। लेकिन ये तो सिर्फ दो नाम हैं। असल में वास्को डी गामा और क्रिस्टोफर कोलंबस के अलावा भी कई ऐसे ट्रैवलर्स रही हैं जिनके एक्सपीडिशंस ने वर्ल्ड ऑर्डर को एक नेवर गोइंग बैक सिनेरियो में ढकेल दिया। फिर चाहे वो बात ह्यूज सांग की हो, जिनकी 17 ईयर ओल्ड लॉन्ग जर्नी में बुद्धिज्म को इंडिया से निकलकर चाइना पहुंचा दिया, या फिर बात हो पोर्टुगीज एक्सप्लोरर फ्रेडिनेंड मैगेलन की, जिनके द्वारा की गई ग्लोब की सर्कम नेविगेटेड जर्नी ने वर्ल्ड मैप को सबके सामने वाइड ओपन करके रख दिया। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम ऐसे ही एक रोचक यात्रा पर सेंटर्ड हैं। ऐसी यात्रा जिसने भारतीय सरजमी पर पैदा हुए एक व्यापारी को आज के कंबोडिया का पहला राजा बना दिया था। एक ऐसी यात्रा जो हिंदुइज्म के कंबोडिया पर पॉपुलर होने का कारण बनी। ये कहानी है राजा कौंडिन्य वन की। दोस्तों, राजा कौंडिन्य प्रथम का जिक्र कुछ लिटरेचर बुक्स में हंटियन या प्रिय थोंग के नाम से भी किया जाता है, जो अपनी रानी सोमा के साथ मिलकर 1st सेंचुरी सी के अराउंड किंगडम ऑफ फुनान पर राज किया करते थे। चाइनीज हिस्टोरिकल टेक्स्ट के अकॉर्डिंग फुनान साम्राज्य आज के साउथ ईस्ट एशिया में मेकोंग रिवर के इन एंड अराउंड सेंटर्ड है, जिसकी नींव कौंडिन्य ने अपनी रानी सोमा के साथ मिलकर रखी थी। फुनान की कैपिटल व्याधापुरा को बनाया गया था, जो आज कंबोडिया के प्रे विंग प्रोविंस का पार्ट है। कहा जाता है कि कौंडिन्य का जन्म एक साधारण ब्राह्मण परिवार से था, जो भारत के ईस्टर्न कोस्ट पे बसे कलिंगा राज्य के निवासी थे। हालांकि कौंडिन्य के जन्म और उसके नाम को लेकर आज भी इतिहासकारों में कई मतभेद है। कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि कौंडिन्य असल में एक नाम नहीं बल्कि एक गोत्र है, जिसे ब्राह्मण जाति के साथ एसोसिएट किया जाता है। इसी फैक्ट के बेसिस पर हिस्टोरियंस का मानना है कि प्रोबेबली राजा कौंडिन्य प्रेजेंट डे आंध्रा, तेलंगाना और उड़ीसा के रीजन में से रहे होंगे। बहरहाल, कौंडिन्य का जन्म तो एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, लेकिन वो बचपन से ही सेलर्स और मर्चेंट्स को देखकर बड़े हुए थे। दरअसल कौंडिन्य का परिवार ईस्टर्न कोस्टल इंडिया से बिलोंग करता था, जो उस जमाने में इंटरनेशनल ट्रेड का हॉटस्पॉट हुआ करता था। मशहूर इतिहासकार पतौलमी ने अपने वर्क में मॉडर्न डे ओडिशा के गंजाम के करीब मौजूद पलूर जैसे पोर्ट्स का जिक्र किया है, जो उस दौरान कई जहाज और जहाजियों का स्टॉपेज पॉइंट हुआ करता था। ये वो जमाना था जब दुनिया भर से भारत के साथ व्यापार हुआ करता था। साथ ही जब वेस्ट में इजिप्ट को रोमन्स ने पूरी तरह से अपने अधीन कर लिया था, तब से रोमन्स और इंडियंस के बीच व्यापार दुगनी रफ्तार से बढ़ गया था। समुद्र के सहारे हो रहे इसी मास स्केल ट्रेड को देखते हुए कौंडिन्य ने साउथ ईस्ट के इलाकों के साथ व्यापार करने की ठानी। कौंडिन्य उस दौर के एक बड़े और समृद्ध व्यापारिक घराने का वारिस था, जिसके पास इलाके का सबसे बड़े जहाजों का बेड़ा था। अपने व्यापार को बढ़ाने की सोच के साथ कौंडिन्य ने श्रीलंका होते हुए साउथ ईस्ट एशिया की ओर कूच करने का फैसला किया। हालांकि कौंडिन्य इस बात से बेखबर था कि यह रास्ता बंगाल की खाड़ी के आगे बेहद खतरों भरा था। कौंडिन्य के जहाजों का बेड़ा जैसे ही थाईलैंड की खाड़ी में पहुंचा, उसका सामना कंबोडिया के समुद्री लुटेरों से हुआ, जिनका नेतृत्व वहां के नाग क्लैन के लीडर की बेटी सोमा कर रही थी। किसी तरह कौंडिन्य ने लुटेरों के पहले हमले को नाकाम करते हुए उन्हें अपने जहाजों से दूर खदेड़ दिया, मगर जल्द ही लुटेरों की तरफ से एक और आक्रमण की आशंका कौंडिन्य और उसके साथियों के चिंता का कारण बनी हुई थी। इसी के साथ चिंता का एक और बड़ा कारण यह भी था कि कौंडिन्य के जहाज की हालत काफी खराब हो चुकी थी। अपने जहाजों की मरम्मत के लिए कौंडिन्य ने अपने साथियों के साथ कंबोडिया के उसी नागा क्लैन के क्षेत्र में डेरा डालने का फैसला किया, जहां फिर एक बार कौंडिन्य का सामना सोमा के सिपाहियों से हुआ। लेकिन पहले की तरह फिर एक बार कौंडिन्य बड़ी बेबाकी और निडरता से उनके सामने खड़ा हो गया। रानी सोमा को हार कतई बर्दाश्त नहीं थी, और जिस तरह कौंडिन्य ने युद्ध में अपनी वीरता का प्रमाण दिया, उसे देखकर रानी सोमा अपना दिल कौंडिन्य को दे बैठी। रानी सोमा ने कौंडिन्य को शादी का प्रस्ताव भेजा, जिसे कौंडिन्य ने स्वीकार कर लिया, जिसने भारत के ब्राह्मण और कंबोडिया की फ्यूजन ब्लेंडर का काम किया और भारत से आए एक साधारण व्यापारी को कंबोडिया का पहला राजा बना दिया। कौंडिन्य और सोमा के मिलन ने कंबोडिया में हाउस ऑफ कौंडिन्य की नींव रखी, जिससे जन्म हुआ फुनान डायनेस्टी का, जिसका वर्चस्व कंबोडिया में 1st सेंचुरी से 6th सेंचुरी AD तक यानी लगभग 600 साल तक कायम रहा। इस संगम ने कंबोडिया में हिंदुइज्म को काफी पॉपुलराइज किया।
उस दौरान इस रीजन में भगवान विष्णु और शिव को समर्पित कई हिंदू मंदिरों का निर्माण करवाया गया, जिसने कंबोडिया में हिंदुइज्म की फिलॉसफी के बिल्डिंग ब्लॉक का काम किया। ये फुनान एम्पायर ही था जिसने कंबोडिया में हिंदुइज्म को और ज्यादा एक्सेप्टेंस प्रोवाइड किया। नतीजा ये हुआ कि समय के साथ हिंदुइज्म कंबोडिया के लोकल कल्चर का पार्ट बन गया। यही कारण है कि आज एक माइनॉरिटी होने के बावजूद कंबोडिया में अंगोर वट जैसे विशाल हिंदू मंदिर और रामायण पर बेस्ड रीमकर जैसे शैडो पपेट आर्ट्स देखने को मिलते हैं। पर यहाँ सवाल ये उठता है कि क्यों नागा क्लैन के चीफ ने अपनी राजकुमारी के लिए भारत के एक साधारण से व्यापारी को जीवन साथी और अपने राज्य का प्रतिनिधि चुन लिया। दोस्तों, इस रहस्य को जानने के लिए हमें इतिहास के पन्नों में कुछ और गोते लगाने होंगे और कंबोडिया और भारत के इतिहास की गहराई को समझना होगा। कंबोडिया एक बहुत ही छोटी कंट्री होने के बावजूद काफी यूनिफाइड नहीं हुआ। यानी फर्स्ट सेंचुरी से पहले कंबोडिया कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, जो इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर दोनों ही टर्म्स में काफी कमजोर थे। वहीं दूसरी तरफ उस दौरान भारत दुनिया का सबसे समृद्ध, शक्तिशाली और सबसे बड़े ट्रेड मार्केट्स में शुमार होने के साथ साथ काफी हद तक अपने जनपदाज सिस्टम की वजह से सोशली काफी यूनिफाइड और पॉलिटिकली काफी स्टेबल रहा था। यही वजह थी कि नागा क्लैन के चीफ ने बिना किसी विरोधाभास के भारत के एक साधारण व्यापारी कौंडिन्य को अपनी राजकुमारी के लिए चुना, जिसे भारत की प्रगति और व्यापार के तरीकों का ज्ञान था। हालांकि इसके अलावा दोनों कम्युनिटीज के बीच कुछ रिलीजियस सिमिलरिटीज ने भी कौंडिन्य और सोमा के मिलन को आसान बनाया था। जैसे नागा जनजाति के लोगों का हिंदुओं की ही तरह ये बिलीफ रखना कि नदी, पहाड़, जानवर सभी में दैवीय शक्तियों का निवास होता है। इसी के साथ नागा क्लैन अपने देवता नाग को मानते थे। तो वहीं हिंदुइज्म में भगवान शिव के साथ नाग और भगवान विष्णु के साथ शेष नाग को एसोसिएट किया जाता है। दोस्तों, यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आपको बहुत सारे ऑनलाइन बैचेस मिलेंगे, पर आखिरकार क्यों स्टडी IQ का यूपीएससी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू लाइव बैच उसमें से बेस्ट है? दोस्तों, इन बैचेस में आपको 1000+ आवर्स का लाइव कंटेंट डिलीवर किया जाएगा। आपकी तैयारी को पिन पॉइंट फोकस रखने के लिए क्रिस्प नोट्स दिए जाएंगे। किसी भी समय आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए 1-to-1 मेंटोरशिप का फीचर भी आपके पास रहेगा। प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, और उसके बाद जो भी स्टूडेंट्स प्रीलिम्स 2024 क्लियर करेंगे उन्हें स्टडी IQ कैंपस में बुलाकर अगले 4 महीनों के लिए मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम के अंडर रिगरस प्रिपरेशन कराई जाएगी बिना किसी एडिशनल कॉस्ट के। और दोस्तों, ये सब कुछ आपको मिलेगा मात्र और मात्र 29,999 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे, अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। दोस्तों, 23 अगस्त से स्टडी IQ के प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैचेस इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में लॉन्च होने जा रहे हैं। इन बैचेस में क्लासेस की टाइमिंग इवनिंग 6 PM रहेगी। तो आप भी AG लाइव कूपन कोड यूज करिए और पूरे देश के यूपीएससी एस्पिरेंट्स के साथ कहिए कि अब तैयारी हुई अफोर्डेबल स्टडी IQ के साथ। इन बैचेस से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में मिल जाएंगी। दोस्तों, आज भी कंबोडिया के लोगों के लिए रानी सोमा और राजा कौंडिन्य प्रथम की ये प्रेम कहानी एक आदर्श है। और आज भी कंबोडिया में लगभग हर शादी समारोह में जहां दूल्हे को राजा कौंडिन्य प्रथम की तरह कपड़े पहनाए जाते हैं, तो दुल्हन को रानी सोमा की तरह। ये 2 साम्राज्यों और समुदायों का आपसी सम्मान है, जो वहां आज भी हजारों की तादाद में लोग कंबोडिया में स्थित 21 मीटर ऊंची रानी सोमा और राजा कौंडिन्य प्रथम के स्टैचू को देखने दूर दराज से आते हैं। जैसे कंबोडिया में लोग प्रिय थोंग या नियांग नीक यानी राजा कौंडिन्य वन और रानी सोमा के स्टैचू के नाम से जानते हैं। और इसी के साथ हमारी कहानी यही खत्म होती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।